कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया घर्षण में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, है ना? हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था जो न्यूटन की गति के नियम का ही एक अंश है। तो उसी में घर्षण पढ़ रहे थे हम। मेरे पीछे जो चलचित्र है ना, मतलब कि एक वीडियो छोटा सा आप देख सकते हैं, ये इसमें ही हमने पूरी कहानी समझी थी और इसी को लास्ट क्लास में हमने डिटेल में देखा था कि अगर एक वस्तु गति कर रही है तो क्या होता है और स्थैतिक है तो क्या होता है ना? हमने समझा था कि अगर गति कर रही है तो उसमें गतिक घर्षण आता है और अगर स्थैतिक है मतलब स्टैटिक है तो उसमें स्थैतिक घर्षण आता है। स्थैतिक घर्षण में देखो भैया, जितना बल रामलाल लगा रहा है उतना ही घर्षण का बल लगेगा, है ना? लेकिन फिर जैसे रामलाल बल बढ़ाते जाएगा तो क्या आएगा? सीमांत बल आ जाएगा। और सीमांत बल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था F बराबर, है ना, Fs बराबर म्यू एस इंटू एन, है ना? इसे हमने एन नॉर्मल बोला था, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये एल बोल दिया था। और जब गतिक हो जाएगा तो गतिज घर्षण का मान क्या लिखा था? वह लिखा था सर हमने म्यू के इंटू एन। क्लियर है भैया? तो यही कहानी को हम आज फिर से बढ़ाते हैं आगे और इसी में हम मिले हैं फिर से और करेंगे इस पे जोरदार धमाकेदार सवाल पे सवाल। तो इस चैप्टर में हमने घर्षण पढ़ लिया, घर्षण के प्रकार देख लिए, सीमांत घर्षण देख लिया, गतिज घर्षण के नियम देख लिए। अब आज गतिज घर्षण पर सवाल करेंगे और उसके बाद में हम नत समतल पर या नत तल पर घर्षण की बातें करेंगे और दो ब्लॉक के निकाय में घर्षण की बातें आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है? तो क्या सर ये तो 3-4 दिन में? हाँ बेटा, 2-3 दिन मतलब 4 क्लास के करीब लगेंगे हमें इस चैप्टर में, है ना? एक में 3 क्लास तक हम इसको पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे और चौथे में कुछ प्रीवियस ईयर सवाल भी देख लेंगे। वैसे प्रीवियस ईयर सवाल तो मैं जनरली ले ही लेता हूं साथ में, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर बच जाएंगे वो एक और क्लास में हम ले लेंगे। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये सब कुछ इस चैप्टर में रखने वाले। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले घर्षण पर उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण। ठीक है? क्योंकि पिछली क्लास में हमने केवल थ्योरी पढ़ी थी और आज मैक्सिमम टाइम तक हम क्वेश्चन ही करेंगे। फिर उसके हमने एक और छोटी सी बात समझेंगे कि घर्षण कोण क्या होता है और विश्राम कोण क्या होता है। ये 2 बातें हम समझेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो बेसिक सी कंसेप्ट की बातें मैंने आपको पहले ही रिवाइज करवा दी। क्लास शुरू करते ही हम सीधे कुछ जाते हैं सवालों के ऊपर और देखते हैं हमसे कितने क्या बन पाते हैं। पहला सवाल आपके सामने बोला गया है कि खुरदुरी क्षैतिज सतह, वाह रे वाह, वाह भाई वाह। सवाल वाले ने पहले ही बोल दिया है ना कि यह घर्षणहीन नहीं है, खुरदुरी क्षैतिज सतह। मतलब क्या हुआ इसका? कि हमें घर्षण लेना पड़ेगा। में बोला गया है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.2 है और गतिज घर्षण गुणांक 0.15 है। इस पर 1 किलो का द्रव्यमान, है ना, ब्लॉक 1 किलो द्रव्यमान का ब्लॉक रखा हुआ है। फिर बताना है घर्षण बल ज्ञात कीजिए यदि ब्लॉक पर F बराबर 1 न्यूटन, F बराबर 2 न्यूटन, F बराबर 3 न्यूटन का बल लगाया जाए तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मान के चलो सर यह एक ब्लॉक है, यह ब्लॉक रुका हुआ है ना, इसका द्रव्यमान 1 किलो है और इस पे लगा F बल आगे। क्या लगा? F बल आगे। तो अगर F बल आगे लगा तो घर्षण बल कहां लगेगा? पीछे। घर्षण बल कहां लगेगा? पीछे। चलो, तो अब सवाल जब भी देखे, है ना, जब भी हम ऐसा सवाल देखें तो सवाल देखते ही हमारे दिल के तार बजे बार बार और बोले एक ही चीज। क्या बोले? कि भैया सबसे पहले तो निकाल ले सीमांत घर्षण। क्या निकाल ले? सीमांत घर्षण का मान। तो सर सीमांत घर्षण का मान क्या होगा? सीमांत घर्षण का मान क्या होगा? तो वो कैसे निकाले? वो निकलेगा FL। क्या निकलेगा? FL। तो FL का मान क्या सीखा? सॉल्यूशन शुरू करते से ही मैं कितना भी बल लगाऊं, सॉल्यूशन शुरू करते ही या सॉल्यूशन शुरू करने से पहले ही हम देख सकते हैं कि सर आप चाहे जितना भी बल लगाओ, चाहे जितना भी जोर लगाओ, इस पे जो सीमांत घर्षण होता है उसका मान तो नियत होता है ना? ध्यान रख, गतिज घर्षण और सीमांत घर्षण का मान बाह्य बल पर निर्भर नहीं करता, है ना? चाहो तो कॉपी में ऊपर लिख लो, गतिज घर्षण और सीमांत घर्षण का मान बाह्य बल पर या आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता। जो आरोपित बल पर निर्भर करता है वो स्थैतिक घर्षण होता है, इसलिए हमने उसे सेल्फ एडजस्टिंग बोला था। चलो भैया,
तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे Fl, सीमांत घर्षण। ये हो जाएगा म्यूएस इंटू एन। ओहो, यहां पर सर नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो ये तो एकदम आसान सी बात है। नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल बराबर होगा mg के, नॉर्मल बराबर होगा mg के। तो m कितना है सर? m है 1 किलो इंटू जी का मान होता है सर 10, तो 10 न्यूटन का, है ना। यहां पर ये देखो 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 ही आएगा ना यार। अरे बाबा रे, 1 इंटू 10 करेगा तो कितना आएगा सर? यहाँ पे 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल का मान आया वो 10 न्यूटन आ गया हमारे पास। तो अब जो सीमांत घर्षण होगा उसके लिए ये क्या दिया है? हमें स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया है ना। हमें म्यूएस का जो मान दिया है वो 0.2 दिया हुआ है और म्यू के का जो मान है वो 0.15 दिया है ना। मुझे देखते ही समझ में आ गया था कि सर म्यू के जो होगा वो क्या होना चाहिए? म्यू के सर जो होगा वह कम होना चाहिए म्यूएस से। सब पिछली क्लास की बातें चल रही है। तो यहां पर म्यू के कितना, म्यूएस कितना दिया है सवाल में उसने मुझे। तो एफएल कितना आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, ये जगह से 0.2 इंटू 10, मतलब कि आ गया 2 न्यूटन। तो अब क्या समझी पार्टी? सर हम ये समझे कि चाहे जो हो जाए इस दुनिया में, जब तक इस पे 2 न्यूटन का बल नहीं लगता, फिर से बोलेंगे, चाहे जो हो जाए इस दुनिया में, जब तक इस ब्लॉक पर 2 न्यूटन का बल नहीं लगता या 2 न्यूटन से ज्यादा का बल नहीं लगता, यह चलने वाला नहीं है, यह चलने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं ए कंडीशन की बात करूं, ए कंडीशन में जो मेरा बल है वो बल दिया है 1 न्यूटन, एफएल कितना है? 2 न्यूटन है। तो यहां पर यह चलने वाला नहीं है, यह गति नहीं करेगा, गति नहीं होगी। तो बच्चों अगर गति नहीं होगी तो क्या होगा? सर अगर गति नहीं होगी तो हमें पता है कि जो बाह्य बल होता है वही घर्षण बल के बराबर होगा, मतलब कि यहां पर जो घर्षण बल होगा वह F के बराबर होगा और वह 1 न्यूटन होगा। अरे बालक, गति नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है तो यहां पर क्या होगा? जो बाह्य बल होगा वही घर्षण बल के बराबर होगा। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट करते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं हम F बराबर, है ना, ये कितना दिया गया है? F बराबर हमें दिया गया है 2 न्यूटन। कितना दिया गया है? 2 न्यूटन। तो अगर F बराबर 2 न्यूटन दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर F बराबर 2 न्यूटन दिया गया है तो मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन है, मतलब अभी भी चलने वाला नहीं है, अभी भी चलने वाला नहीं है। जब तक बाह्य बल लिमिटिंग या सीमांत फ्रिक्शन को पार नहीं कर जाता तब तक ये गति करने वाला नहीं है। अभी नहीं गई है, ये अभी जाएगी। तो ये क्या होगा? अब यहां पर सर जो मेरा घर्षण बल का मान होगा, घर्षण बल का जो मान होगा वह बाह्य बल के बराबर होगा और ये बराबर होगा F के, और ये होगा 2 न्यूटन के बराबर। ठीक है, घर्षण बल का मान क्या होगा? 2 न्यूटन हुआ। दूसरे केस में 2 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन नहीं मिला, वाह भाई वाह। आगे बढ़ते तीसरे पार्ट की ओर। अब अगर मैंने तीसरे अंक में बोला है कि सर यहां पर F जो है वो हो गया है 3 न्यूटन। तो अगर 3 न्यूटन का बल लगाया तो मेरे लिए सीमांत घर्षण कितना था सर? 2 न्यूटन था। तो अब मेरा जो बल है वो घर्षण से ज्यादा हो गया, सीमांत घर्षण से, तो यह गति करेगा, यह गति करेगा। या बस इतना लिख सकते हैं कि पिंड गति करेगा या गति होगी। तो सर सुनो, अगर गति होगी तो अब एफएल का कोई काम नहीं है। अब एफएल लिखो 2 न्यूटन और लगा दो उसके ऊपर क्रॉस। क्यों? क्योंकि अब तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें, है ना, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, वो चली गई, है ना, वो चली गई। तो अब चली गई तो अब कौन सा घर्षण लगेगा? अब लगेगा सर गतिज घर्षण। तो गतिज घर्षण क्या होगा? सर ज बोलते हो, त बोलते हो, बेटा कुछ भी बोल। पिछली क्लास में बोला था ना, कुछ लोग गति के लिख देते, कोई गतिज लिखता है इसको, तो हम तो ज्यादातर गतिज ही बोलेंगे। गतिज घर्षण का मान, तो सर गतिज घर्षण का मान एफ के होता है, वो म्यू के इंटू एन होता है।
तो ये म्यू के क्या होगा, म्यू के दिया 0.15 और नॉर्मल आया था हमारा 10, मतलब अब 1.5 न्यूटन का गतिज घर्षण लगेगा। अब क्या लगेगा, 1.5 न्यूटन का गतिज घर्षण लगेगा। तो अब ये गति तो करेगा है ना, और जो घर्षण लगेगा वो 1.5 न्यूटन का लगेगा। तो अब 1.5 न्यूटन का घर्षण लग रहा है तो कितना हुआ, मतलब ये गति कर गया, हाँ सर गति कर गया, गतिज घर्षण हो गया 1.5 न्यूटन का। तो अगर मैं फिर से एक बार एफबीडी बनाकर समझूं तो अब आगे लग रहा है 3 न्यूटन, पीछे लग रहा है 1.5 न्यूटन, ये मेरा घर्षण है, ये मेरा बाह्य बल है। तो अगर आपसे गलती से त्वरण पूछ लिया होता तो क्या करते, सर यहाँ पे त्वरण इस ही दिशा में होगा, क्यों, क्योंकि बाह्य बल ज्यादा है, तो हो जाएगा F माइनस स्मॉल f बराबर ma के, 3 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 1। अरे द्रव्यमान 1 किलो है भाई, तो ये सर हो गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, दिल के तार बजे बार बार, अभी नहीं बजेंगे, अभी तो क्यों, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सबको समझाया, अभी मेरे को आया है, तुम्हें नहीं आया है। तुम्हें कब आएगा, जब तुम यही सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से खुद से सॉल्व करके देखोगे। सर कब आ जाएगा, मुझे कितनी बार सॉल्व करने पे, एक बार जब तुम सॉल्व करोगे तो एक बार तो तुम काम चोरी कर लोगे, है ना, तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे, फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लोगे, फिर थोड़ा सा सॉल्व करोगे, फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लोगे, तो ये तो हुई काम चोरी मक्कारी वाली बात। फिर दूसरी बार एहसास होगा कि नहीं यार मुझे खुद से करना चाहिए, ठीक है, तब दूसरी बार सॉल्व करोगे तो कुछ कर पाओगे, कुछ अटकोगे, कुछ देखोगे, फिर आंसर पे पहुंचोगे। जब तीसरी बार करोगे थोड़े दिन बाद, थोड़े दिनों के इंटरवल के बाद, तब बिना सवाल का सॉल्यूशन देखे केवल सवाल को पढ़ के पूरा आंसर कर दोगे। वो समय ऐसा होगा कि अब तुम्हें आ गया। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर इस स्लो प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप तरीके से तुमने सब कुछ करा तो नीट में सिलेक्शन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। आई बात समझ में? चलो अच्छा सर, तो अब यहां पर आप क्या बोल रहे थे ना, ऐसे दिल के तार बजेंगे बार बार और बोलेंगे कि यार यहां पर तो ये जब 2 न्यूटन का था, तो जब यहां पर गतिज घर्षण तो सर 1.5 न्यूटन आया, तो यहां पे 1.5 न्यूटन आया तो चला क्यों नहीं, दूसरे कंडीशन में तो 2 न्यूटन का बल लग रहा था तो चला क्यों नहीं, जब घर्षण 1.5 न्यूटन है तो नहीं। ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं करना है हमें। वो घर्षण कब लगेगा, गतिज घर्षण कब लगेगा, जब एक बार चली गई, अभी गई ही नहीं है, अभी ये जब तक 2 न्यूटन पार नहीं होगा तब तक तुम्हारे हाथ में ही है स्थिति, अभी नहीं गई है, अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है। जब 2 न्यूटन से आगे बढ़ेगी या 2 न्यूटन से ज्यादा बल लगेगा तब गई। अब ब्रेकअप होने के बाद में तो किसी भी घर्षण से चल सकती है ना, और उसका मान सीमांत से कम ही आता है। तो इसलिए यहां पर हम लिख रहे थे F का मान 1.5 न्यूटन है, सही है, अभी चलेगी। और दूसरी कंडीशन में 2 न्यूटन का बल लगाया तब नहीं चली, क्यों, क्योंकि तब सीमांत को पार नहीं किया था, तब गई थोड़ी ना थी। अब ये चली गई, ब्रेकअप हो गया, चली गई, तो वो एक त्वरण से जाती जाएगी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट सी कहानी थी जो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझी। अच्छा सर, और भी कुछ बताओ। देखो एक और मस्त बात बताता हूँ, मान के चलो, है ना, एक और ऐसी छोटी सी बात मेरे दिल में आई। मैंने बोला कि यार इसमें डी पार्ट बनाता हूं मैं, और मैंने बोला कि यहां पर वही वस्तु, वही सब कुछ, जो बाह्य बल है वो 0 है। ठीक है, बाह्य बल 0, मतलब ये देखो अभी तो तुम्हें चमक जाएगा क्योंकि अभी हम पढ़ रहे, लेकिन जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद में अगर तुमको एकलौता सवाल देंगे, उसमें ऐसा फोटो बना देंगे पूरा माहौल, बोलेंगे कि यहाँ पे ये 1 किलो का ब्लॉक रखा है, लिखेंगे साफ 1 किलो का ब्लॉक रखा है, और यहाँ पे घर्षण गुणांक जो है, इसका घर्षण गुणांक जो है वो 0.2 है, तो इसमें घर्षण बल का मान बताइए। घर्षण बल का मान बताओ, इसमें घर्षण बल का मान बताओ। घर्षण बल 0.2, हाँ वही सवाल है सर, ये तो घर्षण बल का मान तो अभी निकाला था 2 न्यूटन। बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 0, 0, अंडा।
अगर मैंने कोई बाह्य बल लगाया ही नहीं है, एक वस्तु रखी हुई है, तो रखी हुई वस्तु पे कभी घर्षण नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल किसी एक कोचिंग में बहुत बड़े लेवल पे पूछा गया था, जो नीट के पहले टेस्ट सीरीज होती है उसमें। ठीक है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, है ना, पाताल वाली कोचिंग का अपोजिट वाला, है ना, आकाश, तो उसमें AITS में सवाल पूछा गया था और भैया 90% बच्चे गलत करके आ गए। उसने बस इतना बोला कि 1 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है, 0.2 इसमें घर्षण गुणांक है, बताओ घर्षण बल कितना होगा। चौथा ऑप्शन था 0, पहला ऑप्शन था 2 न्यूटन। 90% बच्चों ने 2 न्यूटन कर दिया। क्यों? अरे इतना आसान सवाल, 2 न्यूटन आगे बढ़ो। देखा ही नहीं, अरे भैया बल ही नहीं लग रहा है, F 0 है तो घर्षण बल का मान भी 0 होगा। इसी प्रकार से एक और रोमांचक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, एक और सवाल कर लेते हैं। प्रश्न थोड़ा सा, है ना, मतलब भावुक सवाल है, दिल पे पत्थर रख कर ले रहा हूं, साथ देना और बढ़िया तरीके से जवाब बताना। थोड़ा सा भावुक है, इतना ज्यादा भावुक सवाल भी नहीं है, है ना। अच्छा, यहां पे बोला 0.5 FS है, म्यूएस है, और म्यू के जो है वो 0.2 है। सेम सवाल पिछले जैसा, बस मैं थोड़ी सी वैल्यू परिवर्तित करना चाह रहा हूं ना, बदलना चाह रहा हूं, ताकि बस थोड़ा सा रोमांचक सवाल बन जाए। और बोला है तुम्हें यहां पर कि ये भी अभी भी 1 किलो का ही डब्बा है ना, और इसमें F बराबर, अरे काम करो, इसको थोड़ा सा द्रव्यमान बढ़ा दूं क्या, 10 किलो कर लेता हूं, है ना। F बराबर 5T के हिसाब से लग रहा है। ओहो, ये क्या हो गया। F बराबर 5T के हिसाब से बल लग रहा है, तो अब आपको बताना है कि किस समय पर, T बराबर कितने पर, या किस समय पर ब्लॉक गति करना प्रारंभ करता है, ब्लॉक गति प्रारंभ करता है। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकता था कि जब गति प्रारंभ कर दी तो किसी भी समय पर त्वरण वगैरह भी पूछ सकता था। ये क्या बला है भैया, ये क्या हो गया। देखो ये क्या है कि ये जो बल है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। मतलब जैसे तुमने खींचा, नीचे चला और धीरे 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 बल बढ़ाते जा रहे हो, तो कभी ना कभी तो चलेगा, कभी ना कभी तो चलेगा। तो वही पूछा ये किस समय पे चलेगा। ये सवाल समझ में आया तुम्हें? सवाल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल में क्या बोल रहा है कि इसको ऐसा पकड़ा और खींचना शुरू करा, पकड़ा और खींचना शुरू करा, तो कब चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे F बराबर 5T, मतलब समय के साथ बल परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ बल बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो भैया, है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे, तो कुछ भी आए सबसे पहले लिमिटिंग तो निकालना ही पड़ेगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो म्यू कितना है, ये है सर 0.5। नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल होगा सर जी mg के बराबर। तो m कितना है, m है सर 10 इंटू 10, तो हो गया 100 न्यूटन। तो यहाँ पे 100 रख देते हैं। इतनी जल्दी कर दिया, हाँ मैं तो जल्दी करूंगा, मैं करूंगा, ऐसे ही करेंगे हम तो भाई, जल्दी करेंगे। नहीं बन रहा तुमसे, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनने आए हो। 50 न्यूटन का बल लगेगा, है ना, 50 न्यूटन का सीमांत बल लगेगा। अरे गुणा भाग आता है कि नहीं, ये 0 हटेगा, ये 0 हट जाएगा, है ना, तो ये 50 न्यूटन का सीमांत बल लगेगा। मतलब कि जब तक बाह्य बल 50 न्यूटन ना हो जाए तब तक ये गति करने वाला नहीं है। लिख लो, जब आरोपित बल या बाह्य बल बोल सकते हैं, आरोपित बल का मान 50 न्यूटन से अधिक होगा, तब पिंड गति करेगा। पिंड या ब्लॉक गति करेगा। अच्छा सर, तो
50 न्यूटन का बल कब होगा? अब आसान सी बात है कि सर पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा था, तो पीछे की तरफ घर्षण बल, आगे की तरफ F बराबर 5T बल लग रहा है। मतलब क्या हो जाए, जो सीमांत घर्षण बल है सर, वो जब बाह्य बल के बराबर हो जाए या आरोपित बल के बराबर हो जाए, और आरोपित बल कितना है बेटा वो भी पता कर लिया हमने, वो दिया हुआ है सवाल में, है ना। देखो आसान सवाल है, बस डराने के नए नए तरीके हैं तुम लोगों को, है ना बेटा, बस डराएंगे, अरे देख ऐसा कर दिया, डर जा डर जा डर जा। तो यहाँ पर ये कितना है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है। 50 न्यूटन कौन सा बल है, पीछे की तरफ घर्षण बल है, अरे रे 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 सीमांत घर्षण बल है ना। यहाँ पे F कितना है, 5T है, तो ये कट गया, T का मान आ गया 10 सेकंड। मतलब T बराबर 10 सेकंड पर, या T बराबर 10 सेकंड से थोड़ा सा, अगर एक नैनो सेकंड भी समय ज्यादा हुआ तो गति कर जाएगा, क्यों, 50 से हल्का सा भी ज्यादा बल हुआ तो गति कर जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, एक दिन मैंने ऐसी क्लास में करा था, ये काट दिया, थोड़े दिन बाद एक बच्ची कॉपी लेकर आई, बोलती सर ये आपने 8 लिखा है क्या इधर, ये काटा था भैया, है ना, ये काटा गया है। बोलते सर ये दोनों 8 क्यों लिख दिया आपने। फिर मैंने बोला बड़े ही तेजस्वी हो गए हो तुम, ये 5 से 5 कटा है, ये 8 नहीं लिखा है। चलो तो T का मान कितना आ गया, 10 सेकंड। तो T का मान 10 सेकंड आ गया, चलो भैया बहुत बढ़िया बात। अब सर म्यू के का क्या करे, कुछ नहीं करना है, हो गया, सवाल खत्म हो गया। अरे ऐसे ही दिया हुआ था म्यू के, ऐसे ही दे दिया उसने, बस ये पूछा था कि किस समय पर ब्लॉक गति करना प्रारंभ करता है। अगर आगे की कहानी ऐसा पूछता कि जब गति करना प्रारंभ कर दिया है तब त्वरण कितना होगा वगैरह सब कुछ, नहीं पूछा ना, नहीं पूछा, तो ये हमारा आंसर आ गया, 10 सेकंड पे गति करना प्रारंभ कर रहा था बस। ठीक है, हमको नहीं बताना है, म्यू के से कोई मतलब नहीं है। आने वाले सवालों में ऐसा हो सकता है कि वो म्यू के और म्यू एस अलग अलग दे ही ना, है ना, आने वाले सवालों में ऐसा हो भी सकता है, और बहुत सारे सवालों में ऐसा होगा कि म्यू के और म्यू एस अलग अलग ना दिया जाए, म्यू के और म्यू एस अलग अलग ना दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक ही म्यू होगा, उसी को म्यू के मानना है, उसी को म्यू एस मानना है। क्लियर है कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, उन सवालों की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक और बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण तो नहीं है, मतलब ये एक कंसेप्ट ही है, आप सीधे सीधे इसको कॉपी में ऐसा नोट कर सकते हो, इस पर बेस सवाल करवाऊंगा मैं, है ना, और इसको आप हमेशा के लिए एक फॉर्मूले के रूप में भी ध्यान रख सकते हो। क्या बोल रहा हूं, देखो मान के चलो कि अगर एक खुरदरे सतह पर, स्टेटमेंट लिख देते हैं, खुरदरी सतह पर, यहां पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा घर्षण गुणांक म्यू, घर्षण गुणांक म्यू पर एक ब्लॉक v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, फिर बोलेंगे विराम में आने से पूर्व, विराम है ना, वर्ड इंपॉर्टेंट है, विराम में आने से पूर्व, विराम में आने से पूर्व तय दूरी और समय, तय दूरी और लिया गया समय ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आसान है, बहुत आसान है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक खुरदरी सतह है ना, अब इस सतह पे एक ब्लॉक था जो v वेग से गति कर रहा था। अब जब हमने देखा उसे, है ना, देखो भैया फिजिक्स में तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब से देखा और जब तक देखा से ही मतलब है। तो v वेग से देखा तो प्रारंभिक वेग मेरे लिए v हो गया, ये कहीं ना कहीं जाकर रुक गया, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वह 0 हो गया, यहाँ पर इसका वेग 0 हो गया। अच्छा अब ये बताओ कि इसे रोक कौन रहा था,
कोई बाह्य बल नहीं है सर ऐसा ब्लॉक गया, रुक गया थोड़ी देर में, कौन ने रोका? अरे घर्षण ने रोका। किसने रोका? घर्षण बल। घर्षण बल इसकी गति का विरोध कर रहा था, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं घर्षण बल गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध कर रहा था। तो केवल घर्षण बल ही है भैया जो इसे रोकना चाह रहा था, इसके अलावा और कोई नहीं है जो इसे रोकना चाहेगा, है ना। और सब इसे बोलेंगे चल जा, हमें क्या मतलब तुझसे, है ना। जाने वाले को कौन रख सकता था? तब गति करना प्रारंभ करी तभी तो मेरे लिए छोड़कर चली गई थी, तो बस अब तू चली जा, जाते जा जाते जा जाते जा, गति करते जा करते जा। तो अब क्या होगा भैया? घर्षण बल रख गया, अब हमने बल लगाना छोड़ दिया, हमको जितना लगाना था हमने लगा दिया, हमने बोल दिया चलो भैया टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर भी जा रही तो कभी ना कभी तो रुकेगी, है ना। कभी ना कभी तो एहसास होगा ना भैया कि ओहो रुकना तो पड़ेगा। तो कौन रोका? घर्षण बल। तो अब घर्षण बल के कारण, है ना, अब अगर मैं इसका एफबीडी भी बनाकर देखूं तो कोई बल नहीं लग रहा है इस पूरे ब्लॉक पर, केवल एक बल लग रहा है पीछे की तरफ, घर्षण बल, और कोई बल नहीं है। और इसमें एक ही बल है, तो मैं लिख सकता हूं सर कि एफ नेट जो होगा वो ma के बराबर होना चाहिए। और एफ नेट क्या है? घर्षण बल है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तुम्हें क्या बात चमक रही है? मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि नॉर्मल का मान mg के बराबर होगा, हमेशा नहीं होता है। जब भी लिखूंगा तब बोलूंगा हमेशा नहीं होता है, बोलूंगा मैं 1000 बार बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाओगे। अभी देखना 4 सवाल बाद बोलोगे सर नॉर्मल तो mg होता है। यहां पर एम से एम कट गया। बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि इसमें जो मंदन होगा, यह क्या है? मंदन जो है वह म्यू जी होता है। चाहो तो इस चीज को सीधे रट लो, सीधे याद रख लो। हमने ये सवाल पहले करा हुआ है कि अगर एक वस्तु v वेग से गतिशील कब करा था? सरल रेखा में गति में करा था। जब एक वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसमें अगर a मंदन हो रहा है तो रुकने से पूर्व, विराम अवस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी और समय, ये अलग से डब्बा बना के फॉर्मूला लिखा हुआ था हमने, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। तो बस वही वाला फॉर्मूला यहां पर भी हम उपयोग में ले लेंगे, ठीक है। उसी से हम वाली चीज भी बना देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि उसका जो त्वरण मंदन लिखा हुआ है, त्वरण होगा a बराबर माइनस म्यू जी, है ना। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। बड़ा डब्बा हो छोटा डब्बा हो, अगर उसमें घर्षण गुणांक तुम्हें पता है तो वह उतनी ही दूरी पर जाकर रुकेगा। आया मजा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसी तो छोटी छोटी बातें पकड़ना होगी हमें। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। ठीक है, चलो भैया द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। तो अब क्या करें सर जी? अब हम लगाएंगे इसमें गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कहानी खत्म हो चुकी है। ये वैसे मुझे पता है ये नहीं लगाऊंगा तो भी तुम्हें स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, v स्क्वायर बटा 2g, v स्क्वायर बटा 2a, है ना। लेकिन फिर भी लगा देते हैं। अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग हमें v दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू a की जगह लिखेंगे माइनस म्यू जी इंटू एस। ये a के टर्म्स में याद करवाया था, देखो भैया ये हो जाएगा v स्क्वायर, इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, यहां से हो जाएगा v स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। ये वो दूरी है जो उसे तय करना पड़ेगी रुकने से पहले। आप चाहो तो सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, म्यू v स्क्वायर बटा 2a। तो a जो है आज वो म्यू जी है, खत्म कहानी, सीधे ये सब याद रख सकते हो। अच्छा भैया तो अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो भैया, साथ ही साथ हम समय निकाल लेते। समय कैसे निकलेगा? गति के पहले समीकरण से निकलेगा समय। तो समय क्या होगा? देखो समय होगा v बराबर u प्लस at।
तो अंतिम वेग क्या है? 0। प्रारंभिक कितना है? प्रारंभिक तो सर v ही था। अरे v बोला है ना उसने यार सवाल में, मैं क्या करूं यार, उसने सवाल में v बोल दिया है तो सर आप ही ने तो सवाल बनाया था। हाँ ठीक है मुझे पता है, लेकिन वो जानबूझ के v बोलेंगे, प्रारंभिक वेग जानबूझ के v बोलेंगे, क्योंकि तुझे याद है ना, देखो मेन मकसद क्या है नीट के एग्जाम का? तुम्हारा मकसद है सिलेक्शन होना, बाकी का क्या मकसद है? तुम्हें रिजेक्ट करना। नीट एग्जाम इसलिए नहीं होता है कि तुम सिलेक्ट हो जाओ, नीट एग्जाम इसलिए होता है कि तुम रिजेक्ट हो जाओ। उन्हें सिलेक्शन से मतलब नहीं है, उनके पास लाइन लगी हुई है पूरे भारत देश में। बच्चों, भारत क्या फॉरेन के बच्चे भी देते, दुबई उबई के बच्चे भी नीट वीट का एग्जाम देते हैं, है ना, उनके पास लाइन लगी हुई है। उन्हें रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसलिए वो प्रारंभिक वेग तुम्हें याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, मास्टर ने रटवा दिया प्रारंभिक वेग यू होता है, इसलिए मैं नहीं रटवाता। प्रारंभिक वेग कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जानबूझ के वी रखा वहां पर। ये हो जाएगा माइनस म्यू जी इंटू टी। तो टी का मान कितना आ गया बेटा? सर टी का मान निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा, उधर ले जाकर फिर से v बटा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, v बटा म्यू जी आ जाएगा, है ना। या हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं सर, ये कि हमें पता है कि मंदन म्यू जी हो रहा है, तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको म्यू का मान दे दिया जाए तो आप चुटकी बजा बजा के सारे सवाल कर सकते हो। क्लियर है? एक बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट हमने ये डिस्कस किया। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं हम और इस पर एक सवाल कर लेते हैं। बोला है एक वस्तु बर्फ पर, वाह भाई वाह, बर्फ पर चल रही है, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से फिसल रही है। यह 40 मीटर फिसलने के बाद रुक जाती है, तो बर्फ तथा वस्तु के बीच घर्षण गुणांक क्या होगा? बर्फ तथा वस्तु के बीच में घर्षण गुणांक ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? टुच्चा सा सवाल है, छोड़ो, क्या करोगे? अभी हमने देखा सर ये वाला फॉर्मूला, दूरी रुकने से पूर्व तय की गई दूरी, तो रुकने से पूर्व तय की गई दूरी क्या होती है? तो सर वो दूरी होती है वी स्क्वायर बटा 2 म्यू जी, वी स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। बस इसका उपयोग कर दो। चलो रे सवाल खरे खत्म, वी स्क्वायर बटा 2 म्यू जी से। तो वी दूरी कितनी है? 40। देख यार कितना भला आदमी है ना, कितना भला है, उसने किलोमीटर प्रति घंटे में भी दिया, मीटर पर सेकंड में दे दिया, ताकि तुम आसानी से कर ले जाओ। 2 बटा म्यू इंटू जी, जी कितना होता है? 10। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा सर 8 इंटू 8 बटे में, इसको नीचे ले आओ, ये जगह 2 गुणा 10 गुणा 40। तो करे क्या इसको हल? ये हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा 5। वाह भाई वाह। बस अब कुछ मत काटा पीटी मचाना, चलो मचा लो तुम्हारी इच्छा हो तो, बाकी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एकदम से कुछ दिखा। 8 बटा, देखो मुझे क्या दिखा, है ना, कभी भी मैं नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 बचता है, ये एक थंब रूल है, इसे याद रख लो, है ना, और इसे लिख लो कॉपी में कि 50 बार लिखो। कभी भी मुझे डिनोमिनेटर में 0 दिखेगा मैं उसे काटूंगा नहीं, कभी भी डिनोमिनेटर में मुझे 0 दिखेगा मैं उसे काटने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि अगर सर 0 काट दिया तो बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि 0 से पॉइंट खसका सकते हैं हम। तो अभी सर 0 तो आपको नहीं दिख रहा, तो ये क्यों नहीं काटा? अरे देख 5 और 2 10 बनेंगे, तो ये 2 0 बन गए नीचे। ले आंसर आ गया 0.08। ये म्यू का मान आ गया। क्लियर? मुझे साफ दिख रहा था, मैं चाहता तो वहां पे ऐसा कर लेता ना, ये कर ये 4, फिर यहाँ पे हो जाता है 1, फिर उसके हमने इधर और सॉल्व करना पड़ता। क्यों मैं सॉल्व करूं चीजें जब नहीं रिक्वायर्ड है? तो ठीक है, कैसे मैं अपना समय बचाऊं? ऐसे समय बचाना है, ऐसे कैलकुलेशन करना सीखना है हमें कि नीचे कभी भी 0 को नहीं काटते। ये सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स लिखते जाया करो भैया कॉपी में। चलो हम तो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया सा सवाल, बहुत ज्यादा रोमांचक सवाल। ठीक है, एम द्रव्यमान, थोड़ा बड़ा सवाल है, बढ़िया तरीके से करेंगे। एम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज धरातल पर रखी हुई है, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। आपको म्यू घर्षण गुणांक दिया है। वस्तु को न्यूनतम संभव बल F लगाकर गतिशील कराना चाहते हैं। F का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखो भैया, फोटो भी नहीं दिया है, नहीं दिया फोटो भी, ऐसे ही सोचना है, सोचते हैं। यहां पर अगर आपको एक वस्तु को F बल लगाकर गतिशील करवाना है, तो सर सीधे बल लगा दूं क्या?
सीधे बल लगा दूं क्या? अच्छा, अरे सर इसको गतिशील करवाना है तो ये तो अरे सर आसान सवाल है, F लगा दो, इधर पीछे पीछे घर्षण बल आ जाएगा और गतिशील गति कर जाएगा, तो थोड़ी बहुत बल आप ये जो बल का मान है वो सीमांत बल से सीमांत घर्षण से ज्यादा दे देना, कर जाएगा गति, कोई लोड नहीं है भैया, बहुत लोड है, बहुत चक्कर है जीवन में। देखो ऐसे नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा उसका भी मैं जवाब बताता हूं, उससे पहले मैं इसको फोटो बना के बताता हूं आपको। तो मतलब मैं जवाब बता दूंगा, फील नहीं आएगा, फोटो से फील करेंगे। देखो भैया, यहां पर एक m द्रव्यमान है, इसको मैंने F बल लगाया और मेरा बल जो है वो किसी कोण थीटा पर लग रहा है, F बल, ठीक है, F बल किसी थीटा कोण पर लग रहा है और यहां पर घर्षण गुणांक है म्यू। कितना घर्षण गुणांक है? म्यू है। अब क्या फोटो से फील आएगा देखना, ध्यान से समझना, सिर्फ फोटो से क्या फील आ गया। देख यहां पर जो F है, F उसको मैंने किसी कोण पे लगाया, क्यों लगा? क्योंकि जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, ध्यान से समझना, जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो मुझे घर्षण कितना लग रहा है? म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? mg के बराबर। क्या नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है? नहीं, नॉर्मल कभी हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो सर नॉर्मल किसके बराबर होगा? यहां पर जो नॉर्मल है वो अब निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये F बल जो आया है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। आओ मिलकर एक बार इसका FBD बनाएं, तभी तो चीजें समझ आए। ये डायग्राम मैंने खुद बनाया है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, बड़े जालिम दिल वाला है क्वेश्चन वाला, है ना, उसने कुछ नहीं दिया, बस उसने 2 लाइन लिख दी है और अब सॉल्व करके बताओ। तो यहां पर हम बनाएंगे इसका FBD, मुक्त पिंड आरेख। क्या बनाएंगे? मुक्त पिंड आरेख। तो कैसा बनेगा देखो, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, यहां पे एक पॉइंट बना दे ताकि ये वस्तु है ना। इसमें क्या क्या लग रहा है बनाऊं, इसमें या इधर सीधे बना दूं? इसमें नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। इधर की तरफ F बल लगा और इधर पीछे को लगेगा घर्षण, ये बल लग रहे हैं बस इसमें, है ना। मैंने माना कि चलित अवस्था में आ जाए, है ना, मैं सीमांत घर्षण के बराबर कर दूंगा ये बाह्य बल को, ये जस्ट चलने लग जाए, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर ये जो F है ये घर्षण बल के बराबर होगा नहीं होगा वो सब समझते हैं, लेकिन मेरे को मानना पड़ेगा ये जो बल F है वो किसी कोण पर लग रहा है, थीटा कोण पर लग रहा है। अब क्या करिए सर? अब देख F के घटक करने पड़ेंगे, F के क्या करने पड़ेंगे? घटक करने पड़ेंगे। तो F के घटक क्या होंगे? तो सर F का एक घटक इधर आएगा जो हो जाएगा F cos थीटा, और F का एक घटक ऊपर की तरफ आएगा जो हो जाएगा F sin थीटा, है ना। अभी तुम्हें बस एक लाइन लिखते ही मेरी बात चमक जाएगी कि मैंने किसी कोण पे क्यों लगाया। अभी मुझे पता है बहुत बच्चों के दिल के तार थोड़ी ना बजे, अब जो बजेंगे उससे जो सुर बनेगा, बस सुर मिले मेरा तुम्हारा, तो ये सवाल बहुत जल्दी से हल हो जाए। देखो यहां पर ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F cos थीटा, हो जाएगा F sin थीटा। तो अब अगर इसे जस्ट चलना है ना, कि क्या बोल रहा है कि गतिशील F लगाकर गतिशील कराना चाहते हैं, मतलब जस्ट चल जाए, तो बेटा जस्ट चल जाए वाली स्थिति भी क्या होती है? विराम अवस्था वाली भी स्थिति, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो वो थोड़ा लिमिटिंग क्या है, तो उसके लिए यहां पे लिखा हमने FL। अब हमने F के तो 2 घटक कर दिया, F तो गोली मार दिया, है ना। घटक क्यों कर दिया? क्योंकि एक्स वाई में देखना पड़ेगा, ये तो कहां लग रहा है, कैसे भी करेंगे हम। देखो तो अगर मैं F नेट x दिशा में देखूंगा तो क्या आएगा सर? ये आ जाएगा FL बराबर होना चाहिए F cos थीटा के। अरे ये तो चमकता है ना सबको, FL इधर F cos थीटा इधर, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो जस्ट चलने वाली कंडीशन होगी। F थोड़ा सा ज्यादा होगा तो चल जाएगा। FL क्या होता है सर? FL होता है म्यू टाइम्स ऑफ mg, नहीं, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, ठीक है। क्यों? देख अब ध्यान से, क्यों देखो मगर ध्यान से। अब मैं Fy लिख रहा हूं, y दिशा में परिमाणी बल लिख रहा हूं, तो y दिशा में परिमाणी बल क्या हो जाएगा? अरे जा बेटा जा सिमरन जा, हाँ चले गया। तो F क्या हो जाएगा? y दिशा में परिमाणी, तो सर y दिशा में परिमाणी बल होगा नॉर्मल प्लस F sin थीटा बराबर होगा mg के। नॉर्मल
प्लस एफ साइन थीटा बराबर होगा mg के, क्योंकि ऊपर दो नीचे एक नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा बराबर होगा mg के। तो यहां से नॉर्मल कितना आया, यहां से नॉर्मल आया mg माइनस एफ साइन थीटा। बस यही बात मैं तुझे दिखाना चाह रहा था कि जब भी मैं किसी एक एफ बल से क्षैतिज से कोण थीटा पर किसी वस्तु को खींचूंगा तो उसके नॉर्मल का मान mg माइनस 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 एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आ जाएगा। मतलब नॉर्मल घट गया मतलब घर्षण कम लगेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी वस्तु को खींचना हो तो ऐसे सीधे मत खींचा, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात बता रहा हूं, इसे सीधे मत खींचना, कभी भी किसी कोण पर खींचने की कोशिश करना। क्यों किसी कोण पे खींचने की कोशिश करना? क्योंकि तुम्हारा जो एफ है उसका एक घटक नॉर्मल को कम कर देगा। मतलब हल्का सा ऊपर उठा लिया ना उसने, पूरा नहीं उठा पाया लेकिन थोड़ा तो ऊपर उठाने की कोशिश करी तो नॉर्मल कम हुआ, मतलब घर्षण कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ देखो, अब यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो इसमें हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? mg माइनस एफ साइन थीटा बराबर होगा एफ कॉस थीटा के। बस यहां से सॉल्व करके मैं एफ का मान निकाल लूंगा। क्या किया मैंने ये नॉर्मल का मान उठाकर इधर चिपका दिया, इसे चिपका दूं। क्यों चिपका दिया? क्योंकि यहां पर नॉर्मल कितना है? mg माइनस एफ कॉस थीटा। अब बस आंसर मेरे हाथों में है, इसे गुणा करो तो जब म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा इंटू म्यू बराबर एफ कॉस थीटा, इसे मैं उधर ले जाऊं और सॉल्व करूं तो कितना हो जाए? ये हो जाए सर म्यू mg बराबर इसे उधर ले गया बेटा मैं, है ना, ये से नीचे के अक्षर कभी कभार ऐसे बन जाते पोलियो हो गया। ये यहाँ पर म्यू है ना यार, तो म्यू ऊपर है, बढ़िया है, अच्छा वाला म्यू है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम इसे, एकदम बराबर ही बना गया। चलो भैया, तो यहां पर अब यहां से हम निकाल लेते हैं कि एफ का मान कितना हो जाएगा। अगले पेज पे जाके लिखा था तो हो जाएगा, देखो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा, उसे उधर ले गए। ठीक है, तो यहां पर सर अब अगर ये उधर जा चुका है तो इस पूरे में से एफ कॉमन दिख रहा है, तो क्या म्यू mg बराबर एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कितना हो गया? म्यू साइन थीटा। और इसमें से मैं लिख सकता हूं म्यू mg बटे में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कोई अभी ऐसा रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं लिया है। ये जो मैं बता रहा हूं ये 15 लाख बच्चों को आएगा नीट में जो बैठेंगे। ठीक है, अब तुम्हें आएगा नहीं आएगा वो समझो। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन था। इस पूरे में से एफ कॉमन ले लिया, एफ कॉस थीटा बट एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा नीचे ले गया मैं। ये एफ का वो मान आया है जिसके लिए वो चलने लग जाएगा, ऐसा खींच रहा हूं तो जस्ट चलने लग जाएगा। अच्छा सर, अभी हमें सवाल में क्या पूछा था? हमें पूछा था कि न्यूनतम संभव मान। अच्छा, हमें तो सवाल में और ही कुछ पूछा है। हमें सवाल में न्यूनतम संभव बल F लगाकर गतिशील कराना चाहते, तो ये बल F तो आ गया लेकिन ये न्यूनतम कितना होगा ये पूछा है हमसे। तो न्यूनतम कैसे निकाले, आओ देखे न्यूनतम कैसे निकाले। तो अगर मुझे F न्यूनतम निकालना है F न्यूनतम के लिए देख, अब चक्कर क्या है, F न्यूनतम कब होगा? क्या मैं म्यू को बदल सकता हूं कभी भी? ऐसा सोचो, क्या मैं म्यू को परिवर्तित कर सकता हूं? नहीं सर, आप म्यू को तो नहीं बदल सकते हो, तो घर्षण गुणांक है। अच्छा, mg को बदल सकता हूं? नहीं। क्या बदल सकता हूं? कोण। क्या बदल सकता हूं? कोण, है ना। मतलब मैं कितने एंगल पर लगाऊं, है ना। मतलब मैं ऐसा देखना चाह रहा हूं, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर कितने एंगल पर ऐसे लगाऊं, ऐसे खींचूं, कितने एंगल पर खींचूं, कितने एंगल पर खींचूं ताकि बल न्यूनतम हो जाए। तो यहां पर अगर बल को न्यूनतम करना है तो उस कंडीशन में ये वाला जो पद होगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को अधिकतम करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, अधिकतम करना पड़ेगा। इसको अधिकतम कैसे करेंगे, असली तरीका जो है इसको डिफरेंशिएट करके, अरे वो अधिकतम मान उच्चतम मान का चक्कर पढ़ाया था मैंने बेसिक मैथ्स में, डिफरेंशिएट करके जीरो करो वगैरह सब कुछ। और उसमें अगर तुम्हें याद हो, मुझे पता है मेरे बीच में कुछ भावी छात्र है जिन्हें जरूर याद होगा कि सर ने बताया था कि अगर आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा आ जाए कभी जिंदगी में, तो इसका जो अधिकतम मान होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये y के बराबर लिखा था हमने, रिवीजन कर रहे छोटा सा, तो ये जो y के बराबर लिखा था, तो ये y का जो मान आया था, अधिकतम मान y मैक्स वो आया था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोल याद आया, कुछ नहीं याद आया तो ये याद रख लो भैया, मैंने आपको बताया था कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है तो उसका अधिकतम मान होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पहली और आखिरी बारी फिजिक्स में बना, ऐसा कभी नहीं बनेगा, चिंता मत करो। अगर f का स्टैंडर्ड सवाल चल रहा है, f का न्यूनतम मान चाहिए तो इसको अधिकतम करना पड़ेगा। क्या थीटा को ऐसा सेट करूं कि अधिकतम हो जाए, तो मतलब यहां पर ये वाला जो मान है वो अधिकतम हो जाए, तो इसका जो अधिकतम मान होगा है ना, इसका जो अधिकतम मान होगा वो होगा अंडर रूट, यहां पर है म्यू ए क्या हो गया म्यू के बराबर, तो म्यू का स्क्वायर प्लस कॉस के आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट जो होगा वो उसका अधिकतम मान होगा। क्या होगा, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कितना है, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 है। तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया एफ मिनिमम, वो कितना आया, एफ मिनिमम आएगा सर म्यू एम जी बटे में अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा आंसर है। ओहो हो सर, ये तो बहुत ही खतरनाक है, याद कर ले। अगर मैंने किसी कोण पर, है ना, मैंने बल लगाया और मैंने किसी कोण पर अगर एक ब्लॉक को खींचना चाहा, तो जो न्यूनतम बल होगा वो होगा म्यू एम जी। न्यूनतम बल का मान होगा म्यू एम जी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये न्यूनतम बल आएगा। क्लियर है बेटा। इसी प्रकार से अच्छा सर अधिकतम बल भी निकाल सकते क्या, अरे अधिकतम क्या होगा खुद ही सोच ले यार, कैसे हो यार, अधिकतम कैसे आएगा, बल अधिकतम कैसे होगा सर, बल अधिकतम कब करूंगा, अरे यार इसको सीधे ऐसा कर देना, खींच ले पूरा। तो फील ही नहीं आया इस बात का, फिर तो फील ही नहीं आया बिल्कुल भी। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो कि अगर मैं यहां पर, है ना, अगर मैं यहां पर इसे एफ को, इसे मैं खींच रहा हूं थीटा कोण पर, तो जब मैं जितना ज्यादा कोण बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, तो यहां पर मेरे पास घर्षण, ये जो मेरा नॉर्मल है वो कम होता जाएगा। तो अगर मैंने सीधा ही खींच लिया ऐसे, तो यहां पर नॉर्मल अधिकतम हो जाएगा। नॉर्मल अधिकतम मतलब घर्षण अधिकतम। सर बहुत मुश्किल है ये सब। अरे यार मान के चल, यहां पर मैंने इसको सीधा खींच लिया तो ये साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो गया, मतलब साइन थीटा 0 हो गया, तो एफ ये वाला घटक खत्म हो गया। तो नॉर्मल का मान कब बढ़ेगा, जब अगर यही शून्य कर दो तो नॉर्मल का मान अधिकतम हो जाएगा। ये बढ़ा रहा हूं तो वही तो नॉर्मल कम हो रहा है। अच्छा सर और क्या बताना चाहते हो, हमने तो याद कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। ये न्यूनतम मान होता है, कब होता है, जब मैं किसी कोण पे खींच रहा हूं। अभी ये हमने जो बातें करी सारी ये खींचने की बातें थी, ठीक है। अब सोचो कि अगर मैंने एक ब्लॉक को धकेला, है ना, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं अगले प्रश्न के रूप में, ये भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन ही है ना, कि धकेलना आसान है किसी चीज को या खींचना। खुद सोचो कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, इसे मुझे गतिशील करवाना है ना, एक ब्लॉक है जिसे मुझे गतिशील करवाना है, गति में लाना है, तो इसमें मैं धक्का मारूं, धक्का मारना आसान होगा, मतलब कि किसी कोण पे से धक्का, या खींचना ज्यादा आसान है ना, ये हम सोचना चाह रहे हैं, है ना। ये एक और नई बात है जो हम सोचना चाह रहे हैं कि धकेलना आसान या खींचना।
कैसे करे ये सवाल, आओ सोचिए मिलकर। तो यहां पर है ना, यहां पर पहले खींचने वाली कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ये सब कुछ जो पड़ा वो खींच क्या था, वो खींच ही तो रहे थे हम, है ना। अब हम इसे धकेलना चाहते हैं, तो धकेलने में क्या होगा ये देखना चाहते हैं। मतलब धकेलने में सारा खेल किसका है, नॉर्मल का। अगर नॉर्मल बढ़ गया, अगर नॉर्मल बढ़ गया तो कहानी पलट जाएगी, कहानी पलट जाएगी और जो घर्षण है उसका मान बढ़ जाएगा। तो एक बार धक्का कर देखते हैं। मान के चलो ये F बल से किसी कोण क्षैतिज से, इसका द्रव्यमान m ही है ना, क्षैतिज से किसी कोण थीटा पे मैंने से धकेला, धक्का मारा भैया, चल रहा है, चल नीचे चल, चल रहा है, चल नीचे चल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा। इसका एफबीडी बनाते हैं यार, है ना, सब कुछ एफबीडी पे लिखा हुआ है, यहां बनाते हैं ना बढ़िया सा एकदम खुला खुला एफबीडी। सर देखो अब क्या हो रहा है, अब यहां पर mg लग रहा है नीचे जैसे लग रहा था, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। अच्छा किसी के मन में ऐसा तो विचार नहीं आ रहा घर्षण अब आगे लग जाएगा, नहीं मैं धक्का रहा हूं, जैसे आगे चलाऊंगा मैं धक्काकर, तो धक्काकर आगे चलाऊंगा तो घर्षण तो पीछे ही लगेगा, अरे तो घर्षण पीछे लगा। अच्छा और सर अब यहां पर है ना एक और बल आया जो इस तरफ आया F बल, और ये जो बल है वो क्षैतिज से कोण थीटा पर है। देख यार ये बल ऐसा लग रहा था, ये वाला कोण थीटा था, तो ये वाला कोण भी थीटा होना चाहिए ना। और इसको उठाकर यहां बना ले मेरे भाई, तो यहाँ पे क्षैतिज से कोण थीटा है ना, ये कोण थीटा से कोण थीटा नहीं होगा क्या। अरे यार कैसे 10वीं की मार्कशीट लाओगे अगली बार सबको, है ना 11वीं 12वीं तो मैं मानता नहीं ना, अगली बार क्लास में आने से पहले सबको कमेंट में अपनी 10वीं की मार्कशीट सबमिट करनी है, जिसको ये समझ में नहीं आया स्पेशली उसको, है ना। और कोरोना वाली मार्कशीट नहीं चाहिए मेरे को। देखो सर हम कोरोना की वजह से पास हो गए, ये भाई बिल्कुल बेसिक सी बात थी कि वो से उठाकर मैंने यहां रखा, ये कोण थीटा तो इधर वाला कोण भी थीटा था, तो इधर वाला कोण मैंने थीटा मान लिया, क्षैतिज से कोण थीटा है। अब क्या करेंगे सोचो, अब F के 2 घटक कर देंगे हम, F के 2 घटक कर देंगे, करो F के घटक, तो क्या आएगा देखो है, आओ भैया पता करे क्या हुआ इसके जीवन में। तो सर F का एक इधर घटक आ गया, F cos थीटा आ गया, और F का एक नीचे घटक आ गया, F sin थीटा आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया बात। तो अब फिर से हमने लिखा कि सर पहले y दिशा से नॉर्मल निकालने की कोशिश करी हमने, तो हमने लिखा y दिशा में क्या हो रहा है भैया, तो y दिशा में परिमाणी बल 0 होगा, तो F नेट जो होगा y दिशा का वो 0 होगा। तो लिख सकता हूं मैं कि ऊपर नॉर्मल और नीचे की तरफ, अब उड़ थोड़ी ना रहा है, तो नॉर्मल जो होगा mg प्लस f sin थीटा होगा। ये कहानी खत्म हो गई रे। जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, है ना, मैं जब किसी चीज को खींच रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं भैया, जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं सर, तो मेरे खींचने पर वहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो mg माइनस f sin थीटा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने उसे खींचा तो खींचने पर जो नॉर्मल है वो कम हो गया, F का एक घटक नॉर्मल को कम कर रहा है, और यहां पर खींचने पर F का एक घटक नॉर्मल को बढ़ा रहा है। तो अगर नॉर्मल बढ़ गया तो घर्षण का मान भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो किसी भी चीज को खींचना ज्यादा आसान है धकेलने के मुकाबले, है ना। अगर आपको ऐसा बोला जाए भैया घर में कि ये डब्बे को उठाकर इधर का उधर रख दे, है ना, इस डब्बे को उठाकर उधर ले जा, तो उसे धक्का मत मारो, खींचो तो ज्यादा आसानी से चला पाओगे। धकेलोगे तो दिक्कत जाएगी, क्योंकि तुम धकेलोगे तो तुम नॉर्मल बढ़ा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा भैया, तो हमें तो सर पता चल गया कि जो धकेलना होगा, है ना, धकेलना मुश्किल है ना, तो ये खींचना ज्यादा आसान है। ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, हमें अधिक लिखना, क्योंकि ज्यादा एक उर्दू शब्द है, अधिक आसान है।
अब ये समझ में आ गया, नॉर्मल बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक्स दिशा के लिए लिखेंगे तो एक्स दिशा का फिर से परिमाणी शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा एफ कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा घर्षण के, और मुझे पता है कि सर जी एफ का जो मान होता है म्यू इंटू नॉर्मल होता है, और नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल कितना आ गया सर, नॉर्मल हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा। बड़ी ही रोमांचक क्लास, रोमांचक बातें चल रही है भैया, आज तो चकाचक तरीके से घर्षण चल रहा है। तो यहाँ पर एफ का मान कितना आ जाएगा वो निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों। एफ का मान कितना आ जाएगा, तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू mg प्लस म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, एफ का मान निकालना है, इसको इधर लिया, तो हो जाएगा म्यू mg बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो अब इस पूरे में से मैं एफ को कॉमन ले लूं, एफ को कॉमन ले लूं, तो एफ को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां से, यहां बचेगा सर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहां से एफ का जो फाइनल मान आया मेरा वो आया म्यू mg। वैसे इसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछते, बस इसमें बस आंसर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो ये एफ है, ये एफ का मान ज्यादा है। अरे देखो ध्यान से, अब आधो को तो ये भी नहीं चमका होगा ये ज्यादा क्यों है, अबे डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये माइनस है, वही आंसर है, यहाँ पर भी वही आंसर था, ये प्लस है तो ये वैल्यू ज्यादा, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा तो आंसर कम, यहाँ पर ये कम तो ये ज्यादा। गई बहस पानी में। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ 100/2 ज्यादा है या 100/5 ज्यादा है, सर 100/2 50 होगा, ये 20 होगा। अरे तो ये संख्या बड़ी तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत रोमांचक सवाल, इसे फटाक से नोट कर लो और फिर हम बढ़ते आगे। चलो ऐसे एक और बढ़िया सा सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहे हैं यहाँ पर कि 100 न्यूटन बल द्वारा, बहुत बढ़िया सवाल है ना, 100 न्यूटन बल द्वारा एक 5 किलो द्रव्यमान वाले पिंड को एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर दबाया जाता है। यदि घर्षण गुणांक 0.7 है तो घर्षण बल ज्ञात कीजिए। ये कैसा सवाल है, पहले तो सवाल को समझना होगा यार हमें। सवाल कहना चाहता है कि यहां पर मेरे पास एक दीवार है भैया, और इस दीवार पर यहां पर एक ब्लॉक है ना, ये क्या है, एक ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक यही लिखा गया है 100 न्यूटन बल द्वारा, मतलब मान के चलो अभी मैंने मान लिया एफ बल, एफ का मान मुझे पता है 100 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान एम, मैं एक जनरल रूप में तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करके दे दूंगा, फिर उसका आप आंसर वैल्यूज रख के निकाल सकते हो। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां पर इसका जो द्रव्यमान है ये एम बराबर 5 किलो है, और जो एफ है वो 100 न्यूटन है, और म्यू का मान जो है 0.7 है। तो अब होगा क्या, यहां पर जब हम इसे दबा कर रखेंगे, तो देखो वास्तविकता में ये क्या चाहता है अपने जीवन से, ये चाहता है कि सर नीचे गिर जाऊं मैं, तो क्योंकि अगर एक ब्लॉक को आपने यहां पर दबा कर रखा हुआ है, तो अगर ये एक दीवार है ना, ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर एक दीवार है, दीवार के सामने तो आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, है ना, जैसे अभी किसी लोगों को देखा होगा ना कि भैया दीवार के सहारे चढ़ जाते पूरा ऐसा हाथ रख कर, ठीक है, ऐसे वीडियोस वगैरह में देखा होगा। घर पे ट्राई नहीं करना है ना, ऐसे कि दीवार के, अब 2 दीवार के बीच में मैं चढ़ के बताऊंगा, ऐसा नहीं करना। नॉर्मली ऐसे वीडियो वगैरह में देखा होगा ना, स्टंट वगैरह करते हैं साउथ इंडियन पिक्चरों में, तो यहां पर ये एक mg नीचे बल लगेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी पिंड हो, एक mg बल तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अब होगा क्या इस चक्कर में बेटा, यह चाहेगा नीचे फिसलना, ये क्या चाहेगा, नीचे फिसलना। इसकी प्रवृत्ति क्या है कि सर ये नीचे गिर जाए। अगर यहां पे घर्षण नहीं हुआ, है ना, क्या हुआ भैया, यदि म्यू शून्य है या घर्षण बल नहीं है, तो इसे यहां पर रोकना असंभव है ना। ऐसा सीधा बल, अगर आप ऐसे किसी एंगल पे बल लगाओ तो शायद रोक पाओ, लेकिन सीधा बल लगाकर इसे रोकना असंभव है। तो क्या लिखेंगे, यदि घर्षण शून्य है या म्यू शून्य है, तब यह
तब यह ब्लॉक नहीं रुकेगा, यह ब्लॉक फिसल जाएगा। अब यहां पर अगर घर्षण है तब क्या हो रहा है ये समझ लेते हैं। तो सर अगर घर्षण है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पे ऊपर की तरफ घर्षण बल लगने लगेगा F। क्या लगने लगेगा, एक घर्षण बल ऊपर की तरफ स्मॉल f लगने पर लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसे धक्का लगा के रखा हुआ, धक्का लगा के रखा हुआ है। तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारे धक्के से थोड़ी ना कुछ हो रहा है, तुम्हारे धक्के से थोड़ी ना रुक रहा है, ये तुम्हारे धक्के से नहीं रुक रहा है। ये तुमने धक्का लगाया तो धक्का लगाकर क्या करा, तुम वो तो जाना चाह रहा था नीचे, तुम धक्का लगा रहे हो उधर, मतलब इसकी गति होना चाहिए y दिशा में, तुम लगा रहे हो x दिशा में बल, तो तुम्हारा x दिशा का बल y दिशा की गति को थोड़ी ना रोक सकता है। तो सर वास्तविकता में क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमने बल लगाया और घर्षण है, तो ये घर्षण बल दीवार और ब्लॉक के बीच में लगेगा ऊपर की तरफ। घर्षण बल कहां लगेगा, दीवार और ब्लॉक के बीच में लगेगा ऊपर की तरफ, जो इसे नीचे फिसलने से रोकेगा। तो सर यहाँ पे घर्षण बल तो लग रहा है, तो घर्षण बल क्या होगा देखते हैं। अच्छा, एक इसमें और भी कुछ लग रहा है क्या, बिल्कुल इस पे एक और बल लग रहा है। सोचो तुम्हें ने एक बल छोड़ रखा है, दिमाग पर जोर डालो और बताओ एक और बल कौन सा है इसमें। सर कौन सा बल होगा, देखो यहाँ पर अगर आपने F बल इधर लगा के रखा है तो इस पे एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल दीवार दे रही होगी इस तरफ, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। दीवार क्या दे रही होगी, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल दे रही है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो अगर अब हम इसका FBD बनाएं, क्या बनाएं इसका FBD, तो यहाँ पे घर्षण है अगर, तो FBD बनाएंगे तो देखो बेटा नीचे mg लगेगा, इधर की तरफ F बल लगा रहे हो तुमने बल लगाया इधर, तुमने बल लगाया इधर, तो ये बल इधर लगा, और इधर दीवार से अभिलंब प्रतिक्रिया बल मिल रहा है तुम्हें N। क्या मिल रहा है तुम्हें, दीवार से अभिलंब प्रतिक्रिया बल मिल रहा है N, और साथ ही साथ ये फिसलना चाहता है नीचे, तो इसलिए इस पे घर्षण बल लग रहा है ऊपर। ठीक है, अब सारे बल बराबर कर दो तो बात बन जाएगी। तो अगर इसे आपको गति नहीं करानी है ना, क्या लिखा हुआ है कि ऐसा 5 किलो वाले द्रव्यमान वाले पिंड को एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर दबाया जाता है यदि घर्षण गुणांक 0.7 है तो यहां पर क्या है भैया, बल द्वारा रोका गया है इसे, यह गति नहीं कर रहा है, तो इसका हर दिशा में त्वरण शून्य होगा, या F नेट जो होगा x में वो शून्य होना चाहिए, और F नेट जो है y में वह भी शून्य होना चाहिए। तो F नेट x में, F नेट y में अगर शून्य है, F नेट x और y में शून्य है, तो क्या होगा, तो सर F नेट अगर y में भी शून्य है, x में भी शून्य है, तो x में F नेट क्या होगा, ये होगा n बराबर कैपिटल F, n बराबर कैपिटल F है ना, ये दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार से mg बराबर होना चाहिए घर्षण बल के बराबर। mg किसके बराबर होगा, घर्षण बल के बराबर। ओहो, तो यहां पर घर्षण बल क्या होगा, हाँ सर घर्षण बल जो होता है वो होता है mg बराबर घर्षण बल होता है म्यू mg, तो म्यू mg करेंगे तो mg से mg कट गया, म्यू का मान एक हो गया। अबे ये क्या चल रहा है, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात याद रखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि घर्षण बल में म्यू mg याद मत रखो, घर्षण बल म्यू गुणा नॉर्मल होता है। तो एक बार रख कर देखो, ये हो जाएगा mg बराबर म्यू गुणा नॉर्मल, क्या हो जाएगा, mg बराबर म्यू गुणा नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है f के बराबर, नॉर्मल किसके बराबर है, f के बराबर है। तो यहां पर ये होगा सर, अब इसमें से अगर मैं नॉर्मल f के बराबर रखूंगा तो यहां पर लिख सकता हूं mg बराबर हो जाएगा म्यू इंटू f। कितना हो जाएगा, म्यू इंटू f, मतलब कि mg का मान म्यू f होगा तब ये रुकेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर कि अगर यह 100 न्यूटन के बल द्वारा एक दीवार पर है ना 5 किलो का ब्लॉक है, तो यहां पर ये अगर घर्षण गुणांक 0.9 है तो क्या ये रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो घर्षण बल ज्ञात कीजिए, घर्षण बल भी ज्ञात करना है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये रुका या नहीं रुका। क्या देखना पड़ेगा, ये रुका या नहीं रुका। तो एक बार पहले इसमें जो घर्षण बल, अच्छा जब भी हम म्यू इंटू नॉर्मल करते तो इससे कौन सा घर्षण बल मिलता है, हमें सीमांत घर्षण मिलता है ना। तो यहां पर ये जो म्यू एफ है ये क्या है, सीमांत घर्षण है। अरे याद है ना भैया, ये कौन सा बल है, सीमांत घर्षण है।
तो सीमांत घर्षण क्या होगा? सीमांत घर्षण देखो, एक मैंने इक्वेशन आपको ऑलरेडी बना दी है, अगर आपसे वो एफ पूछता, म्यू पूछता तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में और भी बातें पूछी है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। सीमांत घर्षण होगा सर म्यू इंटू नॉर्मल या म्यू इंटू एफ लिख दूंगा। म्यू का मान कितना है? म्यू का मान है 0.7 इंटू कैपिटल एफ कितना है? कैपिटल एफ है 100, तो आगे 70 न्यूटन। ध्यान से देखना, अब नजर हटी दुर्घटना घटी। सीमांत घर्षण कितना आया है? 70 न्यूटन आया। सीमांत घर्षण कितना आया? 70 न्यूटन एफ लिमिटिंग। अच्छा, mg कितना है अलग से एक बार देखूं मैं जरा। mg अलग से देखूं तो m है सर 5 इंटू जी का मान है 10, तो यह 50 न्यूटन। ओहो ओहो ओहो, तो ये ब्लॉक पहली बात तो रुका या नहीं रुका ये सोचो, और ये सोचो कि घर्षण बल का मान कितना होगा। तो सर अगर ये पूरा सवाल मुझे चमका तो मैं ये बता सकता हूं कि सर सीमांत घर्षण का बल जो होगा वो आया है 0.7 इंटू 100 मतलब 70 न्यूटन। ये सीमांत, ये अधिकतम घर्षण का मान आया। लेकिन अभी इस पर नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है? केवल और केवल 50 न्यूटन लग रहा है। मतलब ये रुका तो है ना, यह स्थिर है, स्थिर है, स्थिर है, स्थिर है। और यहां पर बाह्य बल F एक्सटर्नल जो कि mg के बराबर है, उसका मान कम है सीमांत घर्षण बल से, है ना। mg का मान क्या है भैया? कम है सीमांत घर्षण से। और हमें पता है कि जब भी सीमांत घर्षण से कम बाह्य बल लगता है तो उसमें जो घर्षण बल होता है ना, घर्षण बल होता है वो बाह्य बल के बराबर हो जाता है, F एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। और F एक्सटर्नल ही हमारा mg है, मतलब 50 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या क्या निकाला मैंने, क्यों क्यों निकाला और क्या क्या पूछा जा सकता था, ये सब कुछ एक बार ब्रीफ में फिर से सुनो। मुझे सवाल में बोला गया था कि यहां पर मैंने 100 न्यूटन का बल लगाकर रखा हुआ है, तो क्या 100 न्यूटन का बल इसे रोक सकता है, ये समझते। तो उसके लिए पहले मैंने एफबीडी वगैरह बताया, सब कुछ समझा कि यहाँ पे वास्तविकता में जब भी ऊर्ध्वाधर दीवार पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कि जब भी ऊर्ध्वाधर दीवार से एक ब्लॉक को आपने धक्का लगा के रखा हुआ है तो वो नीचे नहीं फिसल रहा है, तो उसको रोक कौन रहा है? घर्षण बल रोक रहा है। अब घर्षण बल का मान कितना आएगा? घर्षण बल का मान आएगा सर यहाँ पर होगा म्यू इंटू एफ, और ये म्यू इंटू एफ जो होगा वो सीमांत घर्षण है, वो अधिकतम घर्षण बल का मान हमें पता है, म्यू नॉर्मल अधिकतम होता है। अब mg क्या होगा? देख, अगर ये रुका हुआ है और अगर सीमांत घर्षण की कंडीशन आ जाती तो फिर मैं बोलता अच्छा mg बराबर म्यू एफ है, और यहां से अगर वो मुझे एक चीज नहीं देता तो निकाल देता, है ना। या रोकने के लिए न्यूनतम बल कितना आवश्यक है तो इस समीकरण से निकाल सकता हूं। लेकिन अभी उसने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसने मुझे सीमांत घर्षण बल निकालने के लिए भी वैल्यूज दी, तो सीमांत आया मेरा 70 कि अधिकतम घर्षण, ये 100 न्यूटन का बल लगा कर रखा हुआ तो अधिकतम घर्षण का मान कितना आएगा? 70 आएगा। अब वो जो नीचे फिसलना चाह रहा है, कितने से फिसलना चाह रहा है? 50 न्यूटन का ही बल आवश्यक है। तो हमें पता है सर, देख अगर 37 में भी से मैं खींच रहा हूं 100 से, मान के चल मैं इसे खींच रहा हूं 50 से खींच रहा हूं, और जो घर्षण बल रख सकता है वो अधिकतम 70 का लग सकता है, तो चलेगा क्या? अगर मैं एक ब्लॉक को यहां पर 50 न्यूटन से खींच रहा हूं और इसमें जो घर्षण बल है वो अधिकतम घर्षण जो बल है वो 70 न्यूटन, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, स्थिर रहेगा। और घर्षण का मान कितना है? घर्षण बल का मान 50 ही होगा, सीमांत से कम होगा। ठीक है, तो वही वाली बात यहां पर भी है, इसलिए हमने लिखा कि घर्षण बल का मान 50 न्यूटन। क्लियर है बेटा? तो बहुत ही खूबसूरत सा एक सवाल। चलो, तो ये आज की क्लास का आखिरी सवाल था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल दे रहा हूं मैं आपको क्विज के रूप में, जल्दी से इनके जवाब दो, फिर अगली क्लास में मिलेंगे और हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण उदाहरण डिस्कस करेंगे। चलो भैया, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने, थोड़ा बढ़िया सवाल है, बहकाने के लिए चीजें दी हुई है लेकिन बहकना नहीं है। पढ़ो सवाल और जवाब बताओ। बढ़िया
बढ़िया सवाल है, समय ले सकते हो, जवाब बताओ कितना आएगा। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। कैसे करेंगे? 20 किलो द्रव्यमान का एक गुटका है ना, हमको बोला गया है कि यहां पर एक गुटका क्षैतिज तल पर विराम अवस्था में है। कितना भार है भैया? 20 किलो द्रव्यमान है ना, तो भार निकाल सकते हैं हम, नॉर्मल वगैरह निकाल सकते हैं। फिर बोला है गुटके को गतिमान कराने के लिए 75 न्यूटन का 75 न्यूटन के क्षैतिज बल की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात, अच्छा तो 75 न्यूटन क्या गया? 75 न्यूटन आ गया हमारे पास सीमांत घर्षण बल। क्या गया ये? सीमांत घर्षण। ठीक है, देख मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी इतना तो मैं समझ ही सकता हूं कि जो बल इसे गति कराने के लिए आवश्यक है ना, वो सीमांत होता है। फिर बोला इसके पश्चात गतिमान पिंड को नियत चाल से गतिमान रखने के लिए 60 न्यूटन का बल आवश्यक होता है। मतलब 60 न्यूटन का बल क्या हो गया? ये गतिज घर्षण हो गया। क्यों गतिज घर्षण हो गया? क्योंकि इतना बल चलाए, मतलब से आगे बढ़ाए रखने के लिए हमें आवश्यकता है ना, तो ये कौन सा घर्षण हो जाएगा? यह यहां पर सर हम लिख सकते हैं जो 60 न्यूटन होगा वो हमारा गतिज घर्षण हो जाएगा, गतिज घर्षण बोल सकते हैं। त लिखो ज लिखो एक ही चीज है ना। तो यहां पर अब आपको बताना, अरे रे 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 हमसे स्थैतिक घर्षण गुणांक पूछा है, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है रे, है ना, इसका होना ना होना बराबर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गति की कंडीशन पूछी ही नहीं है उसने, पूछता तो सोचते, लेकिन अभी हम आसानी से बता सकते हैं सर कि यहां पर अगर इसे आपको स्थैतिक घर्षण का मान या स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान पता करना है तो आप आसानी से लिख सकते हो सर, ये होता है म्यू गुणा नॉर्मल, और इस कंडीशन में जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा। बेटा ये जब भी क्षैतिज में रखा हो तो नॉर्मल और mg बराबर होते हैं। तो ये म्यू इंटू द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है सर 20 इंटू 10 जी का मान आ गया। अच्छा FL कितना है? लिमिटिंग कितना? 75 न्यूटन है ना, तो यहां से हम सॉल्व करके म्यू का मान निकाल सकते हैं। म्यू का मान कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 75/2 गुणा 100। जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो उनके साथ छिड़खानी नहीं करना है, उनको अलग रख दो। एक बार 75/2 करो तो सर 75/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5, या मैं 100 से भाग दूंगा तो 0.375 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.375 के सबसे करीब 0.38 है ना। हो सकता है कि उसने जो जी का मान है वो 9.8 रखा हो, इसलिए उसका आंसर एग्जैक्ट आया हो, लेकिन हमें तो यही आंसर दिखता है। अगर हमने 60 का यूज किया होता इसी फॉर्मूले में तो वहां से हमें कौन सा घर्षण गुणांक मिलता? गतिक घर्षण गुणांक मिलता। क्लियर है कहानी? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। चलो आगे बढ़ते इसी प्रकार के एक और बढ़िया सवाल की तरफ, है ना। ये सवाल हमने किया है क्लास में, अभी भी सबका सही होना चाहिए। अभी हमने बात करी थी कि विराम में आने से पहले कितनी दूरी तय करता है, उसका सूत्र भी लिखा था, v²/2a दूरी होती है और a का मान μg होता है। सब कुछ बता दिया हमने, अब एक बार सॉल्व कर लो। चलो भैया टाइम अप है ना। ये आसान सवाल है। बोला है कि एक कार सीधी क्षैतिज सड़क के अनुदिश 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा सर 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। वास्तविकता में ये वेग क्या दिया है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। फिर बोला है कि यदि सड़क तथा टायरों के मध्य घर्षण गुणांक का जो मान है वो म्यू का मान है 0.5, म्यू का मान है 0.5,
तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसमें कार विराम में आ जाएगी। तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे भैया, दूरी का भी हमने सूत्र बताया, v²/2a होता है सर रुकने से पहले दूरी, a मंदन होता है, और अगर घर्षण के कारण है तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं v²/2μg, हमारा आंसर आ गया। तो ये v कितना है, 20 का वर्ग बटा 2 गुणा म्यू कितना है 0.5 इंटू जी कितना है 10। तो बेटा ये देख ध्यान से, ये 0.5 मतलब आधा होता है, 1/2 होता है, ठीक है। या तुम चाहो तो ये पॉइंट हटाकर सॉल्व भी कर लेना, है ना। यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करोगे तो 1/2 बचेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब भी 2 × 0.5 दिखे या कुछ भी × 0.5 दिखे, मतलब क्या है कि भैया वो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कि वो आधा हो चुका है। तो ये 2 का आधा होगा तो कितना बचेगा, यहां से सर बचेगा 2 से 2 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 40 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये 40 मीटर की दूरी तय करेगा रुकने से पहले, विराम में आने से पहले 40 मीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर है बेटा। चलो तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आज 1 मिनट रिवीजन नामक चीज हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने सारे सवाल ही करे, है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो करे उन क्वेश्चंस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है ना। क्वेश्चंस में हमें बस यह देखना होगा कि जब भी अगर हम किसी भी एक ब्लॉक पर किसी भी कोण पर ना, घर जो बाह्य बल है किसी कोण पर भी लग सकता है, ऊर्ध्वाधर दीवार में भी लग सकता है ना। तो किसी भी स्थिति में हो घर्षण का मान म्यू गुणा नॉर्मल होता है, और ये नॉर्मल नॉट इक्वल्स टू mg है हमेशा, ठीक है। ये mg भी हो सकता है, mg से ज्यादा भी हो सकता है, mg से कम भी हो सकता है। जैसे हमने खींचने वाली कंडीशन में देखा था कि यहाँ पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है था सर वो mg से कम हो गया था, नॉर्मल mg माइनस f sin थीटा हो गया था। और इसी प्रकार से जब हमने धकेलने वाली कंडीशन की चर्चा करी थी तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो बढ़ गया था और हो गया था mg प्लस f sin थीटा। क्लियर है बात बेटा। तो ऐसे छोटे छोटे से सवाल आप सभी से 100% बनने चाहिए नॉर्मल को देखते हुए, ना। और जब ऊर्ध्वाधर दिशा में हो तो यहां पर क्या समीकरण बनेगा, अगर इसे स्टैटिक रहना तो F मिनिमम, यहां पर भी F मिनिमम निकाल सकते थे जो हमने सवाल में किया भी, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा और ऊपर की तरफ घर्षण बल लगेगा। तो यहां पर अभी हमने देखा सर कि F मिनिमम जो होगा वह नॉर्मल के बराबर होगा और mg जो होगा वो घर्षण के बराबर होगा या म्यू नॉर्मल के बराबर होगा। ये हो जाएगा म्यू इंटू एफ मिनिमम बराबर हो जाएगा mg के। तो न्यूनतम बल दीवार पर उसे रोक के रखने के लिए वो भी आप निकाल सकते हो जाएगा mg बटा म्यू। ये भी कैलकुलेट किया जा सकता था उस सवाल में। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि न्यूनतम बल कितना है इसे ऊर्ध्वाधर दिशा में रोक कर रखने के लिए। अभी उसने बल दिया हुआ था तो इसलिए उसने घर्षण का मान पूछा था। क्लियर है कहानी। चलो भैया तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह ऐप में ही मिल जाएगा। कल की क्लास में हम घर्षण पर और धारण करेंगे और घर्षण कोण वगैरह की बातें करेंगे और नत समतल पर भी घर्षण की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे बेटा। तो जितना पढ़ाई पर रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा